तो देखो फटाफट बस मैं इक्वेशन रिकॉल करा रहा हूँ, सब लोग चेक कर लेना, किसी को इक्वेशंस वाले पार्ट में कोई डाउट तो नहीं है। तो भैया रिकॉल हमने क्या करा था, किरचॉफ रूल लगा के हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था अलग अलग केसेस के लिए। जैसे सबसे पहला केस था हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। यार डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी केस में याद दिलाओ इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आईआर। मतलब इस केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यार ईएमएफ से छोटा होगा, सबसे पहला केस। बिल्कुल, अगर किसी को मैथमेटिकल टूल्स में भी डाउट हो भेज सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस था हमारा चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी के केस में ये बैटरी अब करंट दे नहीं रही है, ये बैटरी बल्कि करंट ले रही है किसी और दूसरी बैटरी से। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन बनी थी डेल्टा V इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस आईआर। मतलब इस केस में यार हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा आ गया। फिर तीसरा केस था हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग के अंदर हम बैटरी के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर देते हैं किसी एक परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से। तो जब हम बैटरी के दोनों एंड्स को एक परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो बैटरी जो डिस्चार्ज होती है, बैटरी का ईएमएफ अपने ही इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यूटिलाइज खत्म होना शुरू कर देता है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया था कि रिमोट सेल्स वगैरह में हम अगर लॉन्ग टाइम यूज नहीं कर रहे हैं तो उससे बैटरीज निकाल देनी चाहिए, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो हमारे सेल्स अपने आप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और एक हमने लास्ट केस किया था, लास्ट केस था हमारे पास ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब मैंने बैटरी को किसी भी चीज से कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है, बैटरी एज इट इज है। तो बैटरी एज इट इज है तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, करंट की वैल्यू जीरो होगी और डेल्टा V ईएमएफ के बराबर। बस हमने यहां तक किया था और लास्ट मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करा दिए थे, वो रिकॉल नहीं करा रहा हूं, वो काम आपका खुद का है ग्राफ को रिवाइज करने का। यहां तक मेरे को चेक करके बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है। टॉपिक स्टार्ट करें आज का। yes, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। अरे धन्यवाद। तो भैया लिखो आज की हेडिंग, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, भाई ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं ये एक कंडक्टर ले रहा हूं और मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो मुझे पता है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होंगे। क्या नेगेटिव चार्ज जो मूव कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो फ्री है, क्या वो रेस्ट पे है या वो मूव कर रहा है? ये वेरी गुड। तो याद रखना, अगर मैं इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहा तो इसका चार्ज अभी रेस्ट पे नहीं है, चार्ज अभी भी फ्लो तो कर रहा है, लेकिन चार्ज भैया बिल्कुल रैंडम मैनर में फ्लो कर रहा है। और जब ये चार्ज रैंडम मैनर में फ्लो करता है ना, तो याद रखना इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी ज्यादा भैया, ये वैल्यू याद नहीं रखनी, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 के अराउंड होती है। भाई वेरी गुड, रैंडमली मूव कर रहा है zigzag मैनर में। तो यार अगर ये रैंडमली मूव कर रहा है, मैं इसकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। तो मैं क्या लिखूंगा कि भैया हर एक चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी लिखूंगा, उन सबको ऐड करूंगा डिवाइडेड बाय जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, सपोज मैंने n इलेक्ट्रॉन्स ले ली। पहले मेरे को बताओ इक्वेशन 1 में किसको डाउट है, जो मैंने इनिशियल एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी है भैया? हाँ लिखिएगा, अभी रुक जाओ। तो यार याद रखना, सिंस ये सब रैंडम मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कुछ चार्ज राइट में जा रहे हैं, कुछ चार्ज लेफ्ट में जा रहे हैं। तो यार इन सबकी वेलोसिटीज कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि कोई राइट में गया, कोई लेफ्ट में गया, कोई ऊपर गया, कोई नीचे गया। तो मेरे को बताओ इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी? इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। इस इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही थी, इसलिए हमने क्या कह दिया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था
हमने कह दिया था कि नेट मूवमेंट कितना आएगा, 0, और अगर नेट मूवमेंट 0 आ रहा है तो करंट कितना प्रोड्यूस होगा, 0। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो प्लीज, और चेक करके बताओ किस किसको डाउट है यहां तक। डन सर। डन सर। तो रैंडम मूवमेंट की वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है। आई रिपीट, ड्यू टू रैंडम मूवमेंट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है। लेकिन अब हम इस कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से। तो ये मैंने कंडक्टर लिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है आपकी बार बैटरी से। अब यार बैटरी क्या करेगी उसको देखते हैं कि अब बैटरी क्या करेगी। भाई बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस देगी। बैटरी ने अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो वो हर एक चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। भैया आई रिपीट, भैया सबको वॉइस लैग हो रही है या किसी की वॉइस क्लियर है या लैग कर रही है? क्लियर है। क्लियर है तो स्मिता शायद से आपका नेटवर्क इशू होगा, एक बार आप प्लीज चेक करो। तो मैं रिपीट कर रहा हूं यार, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट कर दी ना तो बैटरी क्या करेगी, अपने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी हर एक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगने की वजह से जितने भी ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं इन सबको एक एक्सीलरेशन फील होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि भैया हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, वो फोर्स बैटरी लगाएगी, और बैटरी का फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने सेटअप करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी ने सेटअप करी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, तो MA इज इक्वल टू QE। तो हर एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन फील करेगा और उसकी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QE/m। भाई आई रिपीट, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सीलरेशन लगेगी, फोर्स लगेगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी एक्सीलरेशन लग रही है, QE/m। यार अब एक बात बताओ, अगर किसी भी पार्टिकल पे एक्सीलरेशन लग रही है तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम होगी, कांस्टेंट होगी, या चेंज होती जाएगी? तो चेंज होगी। वेरी गुड। तो होगा ये कि यार हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ना चेंज होगी। अब दिक्कत क्या है, भाई दिक्कत ये है कि सपोज आगे वाला इलेक्ट्रॉन स्लो चल रहा है लेकिन पीछे वाला इलेक्ट्रॉन फास्ट चल रहा है, इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन सपोज और फास्ट चल रहा है, तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होगा, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग है। बिल्कुल आपको ये एग्जांपल लेना है कि एक क्राउडेड प्लेस है और सब भाग रहे हैं, कि पैनिक क्रिएट हो गया और सब भाग रहे हैं। तो क्राउडेड प्लेस में अगर सब भागेंगे तो डेफिनेटली सब लोग आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। तो जब लोग सब आपस में टकराते हैं तो क्या वो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर पाते हैं या बहुत कम स्पीड से मूव कर पाते हैं? कम स्पीड। कम स्पीड से। कम स्पीड। भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे आपने सुना होगा कभी भी ये कहा जाता है कि कुछ भी पैनिक क्रिएट मत करो भैया, सब आराम से निकलो, नहीं तो भागा दौड़ी होगी तो सब टकराएंगे और कोई नहीं निकल पाएगा। तो इधर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वो आपस में इधर उधर भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं, और ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने अपनी जो एक्सीलरेशन गेन करी थी वो लूज कर देंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, चेक करना, ड्यू टू कोलिजन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, जो इलेक्ट्रॉन ने एक्सीलरेशन गेन करी थी ये वो एक्सीलरेशन लूज करने लग जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे बहुत धीरे स्पीड से मूव करेंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहले 10⁻60 स्पीड से मूव कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली, अब ये इतनी ज्यादा स्पीड से मूव नहीं करेंगे, अब ये स्लो स्पीड से मूव करेंगे, और ये स्लो स्पीड की वैल्यू कम होगी, अप्रोक्सीमेटली 10⁻2 तक की होगी मैक्सिमम। इतनी भी मैंने बहुत ज्यादा बता दी है, इतनी भी स्पीड नहीं होगी। चेक कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अब एक बार मेरे को एक बार फिर से बता दो यार, एक दो बच्चे कंप्लेंट कर चुके हैं, क्या वॉइस लैग कर रही है या रिपीट कर रहा है? नो सर, नो सर, वॉइस क्लियर है।
हाँ, किसी ने क्या पूछा भैया चेक करो, किसी ने पूछा है कि फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, रिपीट करना। अस्मिता रिपीट। अस्मिता मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहले सारे के सारे चार्जेस रैंडम घूम रहे थे, तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, कोई राइट में जा रहा है तो कोई लेफ्ट में भी जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। इनिशियल मूवमेंट कितना आएगा, 0। तो पहले कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा, हर एक चार्ज पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स बैटरी लगा रही है। और बैटरी का फोर्स कितना होता है, कल की क्लास में डिस्कस किया है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो मैंने क्या लिखा कि हर एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू QE, और F का फॉर्मूला होता है ma। तो हर एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी एक्सीलरेशन लगेगी, एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये मैंने निकाला। कितनी आ रही है भैया ये एक्सीलरेशन, QE/m। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला कि भाई एक्सीलरेशन मिल गई हर एक चार्ज पार्टिकल को, तो वो भागना शुरू कर देंगे। लेकिन अब भागा दौड़ी मच गई, तो भागा दौड़ी में ये टकराएंगे, और टकराने की वजह से ये जो इन्होंने वेलोसिटी का गेन किया था, एनर्जी गेन करी थी, वो फिर से लूज कर देंगे। कोलिजन में एनर्जी लूज हो जाएगी, और एनर्जी लूज करने की वजह से ये सब एक बहुत ही कम स्पीड से मूव करेंगे। और ये जो बहुत कम स्पीड है, इसी स्पीड को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब आपको पता है ना, घसीटना। तो ऑलमोस्ट मेरे चार्जेस टकरा टकरा के क्या करेंगे, घसीट घसीट के चलेंगे, जो कहते हैं रगड़ रगड़ के चलेंगे, इस तरीके। मैंने ये लिखा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन एक्सीलरेशन या एनर्जी विल लूज। अब क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊं? Yes, sir. Sir. चलो डन। तो यार मेरे को ये ना फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, तो हम सबकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो प्लीज अब इक्वेशन पे ध्यान दो। मैं लिखूंगा पहले चार्ज पार्टिकल v1 इज इक्वल टू u1 प्लस एक्सीलरेशन और टाइम t1, जितनी टाइम के लिए उस पे एक्सीलरेशन लगी और फिर वो टकरा गया। सिमिलरली v2 हो जाएगा u2 प्लस at2। इस तरीके से मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो vn हो जाएगा un प्लस atn। इन सबका एवरेज निकालना है, तो एवरेज हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। इस तरीके से मैं सबको ऐड ऑन करते चले जाऊंगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने लिए मैंने, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने n लिए। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिखोगे, आप इस इक्वेशन को लिखोगे u1 प्लस at1 प्लस u प्लस u2 प्लस at2। इस तरीके से आप लिखते चले जाओगे। प्लीज यहां तक चेक करो, यहां तक किस किस को डाउट आया इक्वेशन में। प्रीवियस स्लाइड ये लो, प्लीज डन आकाश, बहुत बढ़िया Sir, done. The next slide. अब बस यार फाइनल स्टेप सुनो। इन सबकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं एक साथ ले आऊंगा, u1 को एक साथ किया है, u2 को एक साथ किया है, u3 को एक साथ किया है, उन सबको ऐड करूंगा, वो तो हो गया 0। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा एवरेज वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कॉमन आएगी, t1 प्लस t2 ऐसे करते करते tn तक डिवाइडेड बाय n। तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी एक्सीलरेशन इनटू टाइम का एवरेज, और टाइम का एवरेज हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टाउ से। अब ये जो टाउ है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है भैया, टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजंस। ध्यान लिख लेना, टाइम बिटवीन टू कोलिजंस। टू कोलिजंस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी और वो टकरा गया थोड़ी देर में, तो जितनी देर में वो टकराया वो टाइम रिलैक्सेशन टाइम हो जाए। अब बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रख दो, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई। मैं भी प्रीवियस स्लाइड शो कर दूंगा, प्लीज पहले कंप्लीट कर लो। So previous. हाँ एक मिनट। एक्सेलरेशन थी QE/m इनटू टाउ, और ये एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है क्यू ई टाउ बाय एम, क्यू ई टाउ बाय एम। अरे भाई जतिन बहुत ही बढ़िया सर, रिपीट फ्रॉम टॉप ऑफ राइट, बिल्कुल Thank you, sir. Done. ठीक है। जतिन यार प्लीज देखो, जतिन यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है, पहले प्लीज मेरे को ये बताओ, जहाँ मैंने एरो बनाया यहाँ तक क्लियर है। जतिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ। जब मैं सारे ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मैं सारे u वाले टर्म्स को एक साथ ले आऊंगा। अगर मैं सारी इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? सारी इनिशियल वेलोसिटी को ऐड करूंगा तो 0। तो इनिशियल वेलोसिटी को काट दो, मैंने इनिशियल वेलोसिटी को काट दिया। अब क्या बचा? आपके पास एक्सेलरेशन बचा और टाइम बचा। एक्सेलरेशन सब पे सेम लग रही है तो एक्सेलरेशन मैंने कॉमन ले ली, तो जब इन ब्रैकेट में क्या बचेगा? t1 t2 t3 t4 इस तरीके से tn तक जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? नंबर ऑफ चार्जेस दैट इज n। जब अब ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। Sir, acceleration. एक्सेलरेशन तो एज इट इज है। अब मैंने क्या किया, टाइम का एवरेज लिया, टाइम का एवरेज। तो टाइम का एवरेज को क्या लिखा है मैंने? रिलैक्सेशन टाइम टाउ। हाँ बोलो, किसको कोई और क्या डाउट था? सर एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज टाइम का मतलब है टोटल टाइम को ऐड करना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम टाउ। जैसे एवरेज कैसे फाइंड करते हो मैथ्स में? जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास कितनी सारी वैल्यूज है, 3 4 5 6 7, इसका एवरेज फाइंड करना है। कैसे करोगे? तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? इन सबको ऐड करूंगा, सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सब में 1 2 मीनाक्षी प्लीज मेरे को होस्ट बना दो। मेरे को नहीं आता बनाने होस्ट।
अरे आपने को होस्ट बना दिया है, होस्ट बनाना था, होस्ट बनाओ यार। थैंक यू सो मच यार। तो यार मैं फिर से लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया था, जैसे मैं डिस्कस क्या कर रहा था कि अगर मैंने ऐसे कोई नंबर लिए 3 4 5 6 7 और मैं कह रहा हूँ एवरेज फाइंड करो, तो आप इन सबको ऐड कर दोगे 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और जितने भी ये टर्म्स है उससे डिवाइड कर दोगे। तो ऐसे ही अगर मैं टाइम का एवरेज ले रहा हूँ तो क्या करूंगा, मैं सारे टाइम्स को ऐड करूंगा। टोटल मेरे पास कितने टाइम है, n पार्टिकल्स के, डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा, डिवाइड n से, जितने भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। तो इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इससे हमें एवरेज टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। और इस एवरेज टाइम को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, इस एवरेज टाइम को हम इंडिकेट कर रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम टर्म से। चेक करके बताओ अब इसमें कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. बताओ इसमें कोई दिक्कत अब? No, sir. So previous slide. आंसर फिर से लिख रहा हूं, प्लीज आप चेक करो कि फाइनल हमारे पास क्या आंसर आ रहा है कि भैया v एवरेज मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। और एक्सेलरेशन लग रही थी हमारे पास qe/n इनटू टाउ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि भैया दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी फिर से कोलाइड करेगा, फिर से एनर्जी गेन करेगा फिर से कोलाइड करेगा। तो जो दो कोलिजन्स है उनके बीच का टाइम है रिलैक्सेशन टाइम। तो इसमें यार सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही आता है, आप सोच के बताना कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से? Decrease. कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन और जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो उस चक्कर में रिलैक्सेशन टाइम हमारा और डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन्स के बीच का टाइम और कम हो जाएगा। नहीं, गलत कह रहे हो सब लोग। एक बार टाइम क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, ये टकराया, कितनी देर में टकराया वो टाइम रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देता हूं तो ये और जल्दी टकराएंगे या लेट टकराएंगे? सर जल्दी टकराएंगे. और जल्दी टकरा रहे हैं तो टाइम कम लगा टकराने में, टाइम कम लगा टकराने में तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो टाइम डिक्रीज, तो आप बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल और धीरे से चलेगा, मेरा चार्ज पार्टिकल और धीरे से चलेगा, क्योंकि वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो भैया डेफिनेटली वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। चेक करके देखो किस किस को इसमें डाउट है। सर क्लियर है. अब यार हमें क्या करना है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो निकाल लिया, अब हमें अलग अलग क्वांटिटीज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, करंट, ये सब का फॉर्मूला निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में। भाई आई रिपीट, हमें क्या करना है, अब अलग अलग जो क्वांटिटीज है हमारे पास, करंट, पोटेंशियल, ये सब, इनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो फिर देखो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो देखो यही पे डिराइव करा हुआ यार। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया मतलब थिकनेस, इस एरिया को ले लो आप a, और जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ को आप ले लो l। तो ये एरिया मैंने a ले लिया और इसकी जो ये लेंथ है इसको मैंने l ले लिया। बिल्कुल। इसके अंदर भैया हमें पता है चार्जेस कैसे मूव कर रहे हैं, चार्जेस अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ करंट का फॉर्मूला क्या होता है,
भैया करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। सर टाइम। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? भैया चार्ज का फॉर्मूला लिख सकता हूं n इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। यस सर। भाई डन। तो ये हो जाएगा n e अपॉन टाउ। अब यार आपको क्या करना है भैया, या तो टाइम, मेरी आवाज नहीं आ रही है भैया, किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर थोड़ी सी बीच में लैग कर रही है। ये थोड़ी सी लैग कर रही है, तो 1 मिनट रुको। अब चेक करो, अब सही है? यस सर। चलो डन। फिर से अगर लैग करे तो प्लीज बता दो। चलो डन। नहीं सर अब ठीक है। तो यार मैं फिर से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज चेक करो। मेरे को फाइंड करना है करंट, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना? जितना ये चार्ज को इस एंड से दूसरे एंड पे आने में लगा। मतलब जैसे ये एंड ले लो P, ये एंड ले लो Q, तो Q से P तक आने में जो टाइम लगा होगा। अब यार टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से ये हो जाएगा Ne, लेकिन ये Ne चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। मेरे को अगर टोटल चार्ज फाइंड करना है कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो फिर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को टोटल चार्ज मिल जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। भैया टाइम का फॉर्मूला क्या मैं ये लिख सकता हूं? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यस सर। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, और कुछ डाउट है तो पूछ लो। भैया मैंने टोटल चार्ज को क्या लिखा? Ne होता है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे को अगर टोटल चार्ज चाहिए तो मैं टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं। बचा नीचे टाइम। भैया टाइम को हम डिस्टेंस बाय स्पीड भी लिख सकते हैं, तो मैंने वही किया कि मैंने डिस्टेंस बाय स्पीड लिख दिया। आकाश क्या अभी भी रिपीट करना है वॉल्यूम वाला पार्ट? यस सर। एक बार रिपीट करना, ठीक है? देखो फिर यार, आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये पढ़ा है ना कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? Q इक्वल्स टू Ne। यस सर। लेकिन ये जो आपका चार्ज निकला है, ये पर यूनिट वॉल्यूम निकला है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब में टोटल कितना चार्ज है, ये उतना निकला है। लेकिन अब मेरे को बताओ, मेरे को तो कितना चार्ज निकालना है कि पूरे कंडक्टर में कितना है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को एक की वैल्यू पता है तो मैं उससे पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को चार्ज पता चल जाएगा पूरी कंप्लीट वॉल्यूम। तो Ne को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टोटल वॉल्यूम। सर अगर हमें एक पार्ट का पता होता है तो हम इंटीग्रेशन नहीं यूज कर सकते? इंटीग्रेशन तो तब यूज करते हैं अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता। इधर तो सब कुछ यूनिफॉर्म है, कंडक्टर का एरिया कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट है, तो फिर हम इंटीग्रेट क्यों करेंगे? हम डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सर। तो भाई आई होप सबको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहा हूं, चेक करना। तो यार हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया Ne, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय भैया डिस्टेंस। तो एक चार्ज को कितना डिस्टेंस कवर करना है? जितनी लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी से मूव कर रहा है वो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, तो आपके पास करंट का फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में NeAVD। NeAVD जहां पे यार याद रखना डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात चल रही है। सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रहेगा, करंट इज इक्वल टू NeAVD इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंप्लीट करो इसे। डन सर। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला L/T भी होता है ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला L/T, और वो L क्या होना चाहिए? वो L लेंथ ऑफ द कंडक्टर होनी चाहिए। सर तो उस टर्म्स में भी कर सकते हैं ना इसको? हाँ बिल्कुल, उधर भी कर सकते हो, बिल्कुल। डन सर। डन, आगे बढ़े। यस सर। यस। इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है, अब हम उस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं।
एक तो ये इक्वेशन 1 पूछी जाती है एग्जाम में, एक तो ये कर लिया। अब दूसरी चीज सुनो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना था? q e tau डिवाइडेड बाय m। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है v बाय l। यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो ये हो गया पोटेंशियल, याद रखना ये वॉल्यूम नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, डिवाइडेड बाय लेंथ। और ये क्या आ जाएगा? मास। अब क्या करो, v और i को एक जगह ले आओ, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। मैं v बाय i कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो अगर मैं i को इधर ले आऊंगा तो बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड चले जाएंगे। तो चेक करो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ml डिवाइडेड बाय ne एरिया इनटू चार्ज। चार्ज की वैल्यू भी e ही है, और ये क्या बन जाएगा? टाउ। एक बार चेक करो किस किसको यहाँ पे डाउट आया। भाई मैंने ml ऊपर भेज दिया एज इट इज, और ये भी तो चार्ज ही है, और चार्ज कितना है? e है। तो बेसिकली आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, e इंटू ई स्क्वायर। क्या यहाँ पे सबको क्लियर है? यस बस हो गया हमारा जो चाहिए था फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये डस्टेड क्लियर सर, ये क्या था? क्रिस्टल क्लियर है, डस्टेड। चलो अब v बाय i क्या होता है? भैया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v बाय i रेजिस्टेंस के बराबर होता है। हमें यही रिलेशन चाहिए था भाई, ये रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, n e स्क्वायर a टाउ। यहां तक कंप्लीट कर लो, और जो जो डाउट है भैया पूछते जाओ। ओके जतिन क्या कह रहे हो? एक मिनट, क्या करना है? नोट करना है। पल्लवी रिपीट करना है। पल्लवी मैंने क्या कहा, करंट का फॉर्मूला आ गया था NEAVD। अब बस मैंने क्या कर दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी है। भैया ये जो पूरा फॉर्मूला मैं ये ग्रीन कलर से जो मार्क किया है, ये किसकी वैल्यू है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया v बाय l, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया v बाय l। उसके बाद क्या किया, v और i को एक जगह रखा, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड भेज दिया। ओके, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड भेज दिया, और v बाय i क्या बन गया? रेजिस्टेंस। और मेरे को रेजिस्टेंस का रिलेशन चाहिए था रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। अब प्लीज थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, आज क्लास थोड़ी जल्दी एंड भी हो जाएगी, तो प्लीज थोड़ी स्पीड बढ़ाओ ताकि ये टॉपिक खत्म कर सके। चलो अब मैं लिखते जा रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान देते जाना। यार रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले तो माइंड में बिठा लो, ml। फॉर्मूला याद नहीं रखना, क्या याद रखना है वो बताता हूँ, ml डिवाइडेड बाय NE और ये टाउ। ये आ गया था हमारे पास एक फॉर्मूला। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो अगर आपको, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। तो ये हो जाएगा ml NE स्क्वायर A टाउ। चेक करो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, लेंथ एरिया कैंसिल हो गया, तो आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया m डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो टोटल हमने 3 रिलेशंस डिराइव कर लिए। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, फिर से अपने उसी कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाओ कि यार एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करा रहा था तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ रहा था? डिक्रीज हो रहा था। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो मेरे को बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी। और अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा। चाहिए था हमें, ये रिलेशन चाहिए था। तो याद रखना यार, अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्या पूछूंगा, ये तो मैंने इनडायरेक्टली प्रूफ किया है। भैया डायरेक्टली प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा भैया हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है।
आई रिपीट, इतनी सारी मेहनत हमने क्यों करी है? इस कंक्लूजन तक लाने के लिए कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्या कैसे डिपेंड कर रहा है, क्या फॉर्मूला आएगा? तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, याद रखो। थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि भैया लेंथ भी टेम्परेचर कर रहा हूं, सुन तो लो, कि लेंथ भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? लेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या किसी को यह फॉर्मूला याद है? थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। Yes, sir. यस सर। तो यार यही सेम चीज यहाँ पे भी तो है भैया, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ। भैया रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, तो मैं क्या करूंगा, यही सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए लिख दूंगा कि रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस या बेस टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे भैया ये अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। बिल्कुल, तो इस इक्वेशन को मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, क्या लिखोगे आप? कि फॉर्मूला होगा RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये लो भैया, टॉपिक हमारा जो करना था यहाँ पे तो खत्म हो गया। अब इसको जो नोट डाउन करना है कर दे। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, कोई कह रहा है बैक स्लाइड, कोई कह रहा है नेक्स्ट स्लाइड। डन सर। बस यहीं तक हमने लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड कहां से करो? सर नेक्स्ट। गुड रुचिका, चलो डन, ये हो गया। चेक कर लो, ये सारा नोट डाउन कर लिया था आपने? Yes, sir. सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ दिखा रहा हूँ, ये वाला कर लिया। दीक्षा आप यही वाली कह रहे हो ना? बस यही तो स्लाइड थी, वो तो मैंने इरेज कर दी, लेंथ वाली तो। यस सर, यस सर। लेंथ वाली तो इरेज कर दी। तो याद रखना, क्वेश्चन में टेम्परेचर का चेंज गिवन होगा, कोफिशिएंट होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन होगा, वो आपसे ये फाइंड करने के लिए कहेगा कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। इस पे क्वेश्चन करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अब मैं ले रहा हूँ डाउट सेशन, क्योंकि रिजुआ के डाउट्स बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं। तो आ जाओ भैया, डाउट सेशन में लेना स्टार्ट। सर डन। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया था, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर थ्री चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। भैया ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे चार्ज प्लेस्ड है Q, Q माइनस Q। वो कह रहा है किसी, और साइड L है, वो कह रहा है किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड कर दो। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, जिस पे आपका मन करे। तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C। मैं नेट फोर्स इस पे फाइंड करने कर रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वेलोसिटी बाय लेंथ कैसे आया? प्रतिभा मैडम, पहले आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। मैंने क्या लिखा, एक मिनट, सॉरी, आपने क्या क्वेश्चन था मुझसे? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी नहीं लिखा, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, V बाय L होता है। यहाँ पे V वेलोसिटी नहीं है, जहां जहां V वेलोसिटी है मैं उसको VD लिख रहा हूँ, V पोटेंशियल है। प्रतिभा आपका डाउट क्लियर हुआ? और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये भी है जो आप कह रहे हो, तो मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखूंगा ना कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फोर्स वाला यूज करना है या पोटेंशियल वाला यूज करना है। तो मेरी रिक्वायरमेंट अभी फोर्स वाले पे नहीं चल रही है, पोटेंशियल वाले पे चल रही है। चलो हाँ, तो यार सबसे पहले सी पे फोर्स लगाएगा B, B किधर फोर्स लगाएगा?
भैया लेफ्ट साइड में, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा। यस सर। भैया ए फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट करेगा। अब यार अगर आप चेक करो F1 F2 दोनों की वैल्यू सेम होगी, और कितनी होगी ये दोनों की वैल्यू, भैया F1 विल बी इक्वल टू F2 और फोर्स की वैल्यू होगी K पहला चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो आपको ये मैं 1000 बार बोल चुका हूं, जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम होती हैं और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री होता है, तो भैया रिजल्टेंट कितना आता है, √3f भूल गए हो, याद नहीं कर रहे हो। भाई अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यू सेम है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो याद रखना रिजल्टेंट √3f आता है। तो इसमें आंसर कितना आएगा, √3f, और f की वैल्यू कितनी है, kq²/l²। वेरी गुड। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देख रहे हो, अच्छा सम ऑफ फोर्सेस ऑन ईच चार्ज पूछा है, ये तो मैंने किसी एक फोर्स चार्ज पे निकाल दिया, सॉरी माइनस। सर इतना तो मैंने भी कर लिया था। वो कह रहा है कि भैया सारे चार्जेस पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसका सम बताओ। तो देखो बहुत क्लियर कट चीज है, इस चार्ज पे नेट फोर्स किधर लगेगा, कैसे रिजल्टेंट निकल के आएगा, है ना। यस सर। यस सर। ऐसे इस चार्ज पे रिजल्टेंट इधर निकल के आएगा, ऊपर वाले चार्ज पे रिजल्टेंट इधर निकल के आएगा। तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, भैया चार्जेस पे फोर्स ऐसे लग रहे हैं, नीचे वाले चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा था, नीचे वाले चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा था, ऊपर वाले चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा था। इन सबके बीच में एंगल आ रहा है 120, और ये सारे फोर्सेस इक्वल है। तो भैया याद रखना इस केस में फिर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 0, क्योंकि सारे फोर्सेस सेम आ रहे हैं और इनके बीच का एंगल भी सेम आ रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आगे कट जाएंगे, तो नेट फोर्स विल बी 0। कृतिका अब क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर, अब ठीक है, अब क्लियर है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं यार, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइन है और इस कॉइन का मास गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉइन है ना, पुराने जमाने का कॉइन है, और ये कॉइन हमें स्क्वायर फॉर्म में था, स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। इसका मास कितना गिवन है, 0.75 ग्राम्स। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया इसका जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल, इस डायगोनल की वैल्यू गिवन है 17 mm, 17 mm। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि भैया इसका एटॉम, ये कॉइन एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास नंबर गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 26.98 ग्राम। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें बताना है इस पे टोटल चार्ज कितना है कॉइन के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ टोटल मिला के कितना चार्ज है इस कॉइन के ऊपर। पहले सब लोग प्लीज चेक करो सबको क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करना है। सर एक बार रिपीट कर दो। अज्यूम करो कि ये जो मेरा बॉक्स है ये मेरे पास कॉइन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये कॉइन का मास कितना है, 0.7 ग्राम, 0.75 ग्राम। ये कॉइन एल्यूमिनियम का बना हुआ है, उसका एटॉमिक मास नंबर गिवन है 26.9, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है। इसके डायगोनल की साइड की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है, 17 mm। वो बोल रहा भैया इस पे टोटल कितना चार्ज है ये फाइंड करके बताओ। अब क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। क्लियर है। तो यार एक चीज याद रखो, एक एटम पे टोटल चार्ज कितना होगा, एक एटम पे टोटल चार्ज होगा Ne, जहां पे n क्या होगा, n होगा इस एटम का एटॉमिक नंबर, तो Ze। चेक करके बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां पे लिख देता हूं Z क्या है, Z एटॉमिक नंबर। पहले यहां तक चेक करके बताओ किसको डाउट है। सर ये क्लियर है। ये क्लियर है भाई, बाकी सबको भी बोल देता हूं
कि जैसे मैं एक एटम पे फाइंड करना चाहता हूँ कि एक एटम में टोटल कितना चार्ज है, तो मैं लिखूंगा Ne। N का मतलब क्या है कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम में, जितना उसको एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं, A से। अब सबसे पहला आपको क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में ध्यान दो, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि भैया इस कॉइन के अंदर कितने एटम्स हैं। तो मेरे को बताओ कैसे फाइंड करूं इस कॉइन के अंदर कितने एटम्स हैं, कैसे फाइंड करते हैं किसी भी चीज में कितने एटम्स हैं। भाई मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, बिल्कुल सही। थोड़ा सा गलत जा रहे हो अभी। भाई यूनिटरी मेथड, मेरे को बताओ इस एटॉमिक मास नंबर में टोटल कितने एटम्स होंगे एवोगैड्रोस के हिसाब से, 25 into 10 to the power 20. 6.023 into 10 to the power 23। 23, yes sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं भैया एटॉमिक मास नंबर मतलब 26 पॉइंट जो भी है गिवन की वैल्यू 98, इसके अंदर टोटल कितने एटम्स है टोटल, भैया एवोगैड्रोस के हिसाब से 6.023 into 10 to the power 23 एटम। तो मेरे को बताओ 1 ग्राम्स में कितने होंगे, 1 ग्राम में 6.0 Sir, get your number upon 226.9. तो 0.75 ग्राम्स में कितने होंगे, Sir, Avogadro number upon 26.98 into Into 0.75. 20. आपको ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिले हैं, याद रखना टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब भैया इतने सारे एटम्स हैं और हर एक एटम में कितना चार्ज था, ये है टोटल नंबर ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ पे 7 8 लिख दिया, 7 5 आएगा। भैया ये है टोटल नंबर ऑफ एटम्स और हर एक एटम में कितना चार्ज होता है, हर एक एटम में चार्ज होता है Z इंटू E। मेरे को बताओ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12th में आ गए हो 30. 30. तो बस आपको यहाँ पे 30। भाई वेरी गुड, यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर की वैल्यू रखनी है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रखनी है। इस सबको सॉल्व कर दो, आपके पास टोटल आंसर आ गया कि इस पॉइंट के ऊपर कितना चार्ज। चेक कर लो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में माना जाता है, बिल्कुल 3.47 into 10 to the power 4 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सॉल्व करना आपका काम, एटॉमिक नंबर रखो एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू रखो और उसको सॉल्व करो। Clear, sir. चेक करके बताओ कोई डाउट है, No doubt, sir. अब clear है. ऋतिका आपके अभी भी 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो अब कल की क्लास में, ठीक है। Okay, sir. कोई बात नहीं. इतना है. आज क्लास जल्दी एंड कर रहा हूँ, आज यहीं तक है भाई। थैंक यू सो मच। Thank you sir. प्लीज रिवाइज कर लेना। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। Tata, sir.